कल मेरे पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। रात को मारे उत्तेजना के नींद नहीं आई थी। इस पल की कितनी प्रतीक्षा थी मुझे। जब रात खाने के बाद ऋतिक मेरे कमरे में आया तो मुझे लगा शायद उसे कुछ चाहिए। मेरे पूछने पर उसने अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डाल दीं। नहीं माँ, मुझे कुछ बताना था आपको। शर्म से गुलाबी हो आए उसके गोरे मुखड़े को देखकर मेरे चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान तैर गई। तो तुझे मेरी बहू मिल गई। अगर आप उसे स्वीकार करेंगी तो। तुम जानते हो, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। कौन है वह जिसने मेरे बेटे के दिल की घंटी बजाई है? बेटे के गाल पर प्यार की चपत लगाते हुए मैंने पूछा। माँ, प्रिया नाम है उसका। मेरे साथ MBA किया है उसने। हम 2.5 साल से एक दूसरे को जानते हैं और पसंद करते हैं। उसको भी अपने शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है। कब मिलवाओगे? मेरा सीधा प्रश्न था। माँ, कल सुबह नाश्ते पर बुला लेता हूँ। बुला नहीं लेता हूँ, जाकर ले आना उसे। अब जा, सो जाओ। पूरी रात मैं करवटें बदलती रही। सुबह 4 बजे ही मैंने बिस्तर छोड़ दिया और रसोई में घुस गई। मन करता था यह भी बना लूं, वह भी बना लूं। सुबह 7 बजे तक मेरी रसोई तरह तरह के पकवानों से महकने लगी। माँ, क्या क्या बना लिया आपने? पूरा घर महक रहा है। आप क्या रात भर बनाती रहीं? आश्चर्य और प्यार दोनों ऋतिक के स्वर में था। मेरी बहू पहली बार आ रही है। यह दिन एक बार ही आता है। तुम चाय पियो, मैं नहाकर आती हूँ। ऋतिक के जाने के बाद मैंने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, मोती की माला और कानों में टॉप्स पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो गई और अपने कटे हुए बालों में ब्रश करने लगी। आज कितने सालों बाद श्रृंगार करने का मन हुआ था मेरा। माँ, माँ, ऋतिक की आवाज़ सुनकर चौंक गई। माँ, प्रिया आ गई। ऋतिक मेरे सामने खड़ा था। अरे, दरवाज़ा किसने खोला? खुला था माँ, शायद आप बंद करना भूल गई थी। हाँ, यही हुआ होगा। बैठक में घुसते ही प्रिया से मेरी नज़रें मिली तो हम दोनों ही जड़ हो गए। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। लगा जैसे पूरा कमरा घूमने लगा। खुद को संभालना मुश्किल हो गया। ऋतिक ने सहारा देकर मुझे बिठाया। माँ, क्या हुआ आपको? मैं चेतना शून्य होती जा रही थी। बंद होती आंखों से देखा ऋतिक और प्रिया दोनों मेरे ऊपर झुके हुए थे और मुझे पुकार रहे थे। मुझे उनकी आवाज़ें दूर से आती प्रतीत हो रही थीं। जब होश आया तो देखा मैं अपने पलंग पर लेटी हुई थी। ऋतिक और प्रिया के साथ साथ डॉक्टर रजत भी मेरे कमरे में बैठे हुए थे। माँ, क्या हुआ आपको? परेशान ऋतिक की आंखें डबडबाई हुई थीं। मेरा हाथ उसके हाथों में था। बेटा, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर रागिनी, आप दोस्त को तो डॉक्टर मानती ही नहीं हैं। मैंने कितनी दफ़ा आपसे कहा है थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। मगर डॉक्टर रजत फिर से उठकर डॉक्टर रागिनी का ब्लड प्रेशर नापने लगे। मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही थी। पर अंकल, मम्मी ने तो कुछ भी नहीं बताया कभी। क्या हुआ है उन्हें? ऋतिक परेशान हो उठा। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे रजत अंकल ऐसे ही बोलते रहते हैं। मैंने बेटे का हाथ स्नेह से दबाते हुए कहा। कोई यूं ही बेहोश नहीं हो जाता मम्मी। अंकल, आप बताइए ना। ऋतिक बहुत परेशान था और इस परेशानी में प्रिया को भी भूल गया था, जो पास ही चुपचाप बैठी हुई थी
और मुश्किल से अपने आंसुओं को संभाले थी। परेशान होने वाली भी बात नहीं है ऋतिक, तुम्हारी मम्मी को थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है, बहुत थका देती हैं खुद को। वैसे पूरा चेकअप करा लेना हमेशा अच्छा होता है। मैंने कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, करा लेना। इतना ब्लड प्रेशर बढ़ना ठीक बात नहीं है बेटा, ऋतिक की पीठ थपथपाकर रजत बोले। जी अंकल। अच्छा, अब सब कंट्रोल में है, माँ को आराम करने दो, परेशान मत हो, मैं चलता हूँ। वैसे तो अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पर ही हूँ। उठते हुए डॉक्टर रजत बोले। अरे अंकल, चाय। मम्मी को ठीक होने दो, फिर साथ में पीते हैं। प्रिया, मम्मी का ध्यान रखना, मैं अंकल को छोड़ कर आता हूँ। कहते हुए ऋतिक कमरे से बाहर चला गया। सॉरी आंटी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऋतिक आपका बेटा है। उसकी आंखें अब बरसने लगी थीं। प्रिया, मेरे पास आओ। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। आंटी नहीं प्रिया, माँ बोलो। प्रिया फफक फफक कर रोने लगी और अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया। स्नेह से मैं उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। अतीत मुझ पर हावी होता जा रहा था। लगभग 12 वर्ष पूर्व का दिन मेरी आंखों के सामने जीवंत हो उठा। मैं क्लिनिक में मरीज देख रही थी। एक दंपति अपनी 13-14 साल की बेटी के साथ क्लिनिक पर आए। बच्ची दर्द में थी और एक ही बात बोले जा रही थी, मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए, मुझे मार दीजिए, मुझे नहीं जाना है। रोते हुए उसके पिता ने बताया कि वे लोग एक रिश्तेदार के घर गृह प्रवेश पे गए थे। बेटी का 10वीं का बोर्ड था तो वह अपने शिक्षक की प्रतीक्षा में घर पर ही रुक गई थी। हम जब शाम को लौटे तो बेटी इसी हाल में मिली। वह शिक्षक दरिंदा निकला। वे हाथ जोड़कर बोले, हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते डॉक्टर, उसका तो कुछ नहीं होगा, पर हमारी लड़की बदनाम हो जाएगी। हम इस परीक्षा के बाद यह शहर ही छोड़ देंगे, हमारी मदद कीजिए डॉक्टर। मैं उनकी पीड़ा को समझ सकती थी। मेरे जेठ की बेटी इस हादसे से गुजरी थी। जेठ जी स्वयं पुलिस में थे, पर क्या लाभ। पुलिस, कोर्ट कचहरी, इन सब का तनाव और समाज की हिकारत भरी नज़र वह बेचारी नहीं झेल पाई और साल पूरा होते होते पंखे से लटक कर मर गई। मैं बच्ची के इलाज के साथ साथ उसकी काउंसलिंग भी करने लगी। वह जब घबराती अपनी मम्मी के साथ मेरे पास आ जाती, फिर धीरे धीरे अकेले आने लगी। दूसरे शहर जाकर फ़ोन से संपर्क में रही। एक दिन मैंने उससे कहा, देखो बेटा, तुम 12वीं में आ गई हो और अब पूरी तरह ठीक भी हो गई हो। तुम्हारे लिए ज़रूरी है तुम इस घटना को भूल जाओ। इसके लिए तुम्हें मुझे भी भूलना होगा। आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं? मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, पर ये ज़िंदगी आपकी दी हुई है। वह कांपती हुई आवाज़ में बोली। माँ कह रही हो तो माँ की बात मानो। सब कुछ भूलकर एक नई ज़िंदगी जियो। जब शादी करोगी तो मुझे ज़रूर बुलाना, मैं आऊँगी। शादी? मैं मुझसे कौन शादी करेगा? क्यों? तुमने कौन सा पाप किया है? यह पाप पुण्य का पाठ हम औरतों को जबरन सिखाया गया है ताकि हम कभी भी आज़ादी से न जी सकें। तुम शादी करोगी
और एक आम जिंदगी जियोगी। बस इस दुर्घटना का जिक्र किसी से कभी नहीं करना। मैंने अपनी मेडिकल फाइल में भी तुम्हारा असली नाम नहीं लिखा है, उसमें तुम छाया हो। तुम अपने असली नाम के साथ आराम से जियो। मगर 8 साल के लंबे अंतराल के बाद आज वही छाया प्रिया के रूप में मेरे सामने थी। बेटे की आवाज़ से मैं वापस वर्तमान में लौट आई। जैसे तो आप इतना थकी? प्रिया की ओर देखते हुए ऋतिक बोला। प्रिया सिर उठाकर अपलक ऋतिक को देख रही थी। अब तुम्हारी सज़ा ये है प्रिया कि अब तुम माँ के लिए चाय बनाकर लाओ और जो बचे उसमें से थोड़ी मुझे भी दे देना। कमरे का वातावरण थोड़ा हल्का हो गया। तकिए की टेक के सहारे दोनों ने मुझे बिठा दिया। चाय पीते हुए मैंने प्रिया की ओर देखा और बोली, प्रिया चाय तो तुमने अच्छी बनाई। चलो रसोई में तुम पास हो गई, पर अभी तुम्हारी परीक्षा बाकी है। मेरी बहू बनने के लिए तुम्हें एक परीक्षा और पास करनी होगी। प्रिया और ऋतिक दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। हिचकता हुआ ऋतिक बोला, माँ तुम्हें कोई एतराज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर तुम अपने कमरे में जाओ। मुझे अकेले में प्रिया से कुछ बात करनी है, उसके बाद तुम्हें बुला लेंगे। जी। ऋतिक प्रिया की ओर देखता हुआ बाहर चला गया। प्रिया अब सीधे मेरी ओर देख रही थी। प्रिया मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। माँ मुझ जैसी ग्रहण लगी लड़की को जानते समझते हुए आप क्यों स्वीकार कर रही हैं? आप मना भी तो कर सकती। क्यों मना करूँगी? तुम्हारी जैसी कोमल हृदय वाली बेटी मेरी बहू बने, यही तो हमेशा चाहा है मैंने। तुम्हारे साथ से ही ऋतिक की खुशियाँ हैं, यह खुशी मैं उसे देना चाहती हूँ। बस एक वादा चाहिए तुमसे। कौन सा वादा माँ? कभी किसी भी कमज़ोर पल में उस हादसे का जिक्र ऋतिक से नहीं करोगी। इतनी बड़ी बात छिपाना क्या उचित होगा? प्रिया ज़िंदगी में बहुत से हादसे होते हैं, क्या हम हमेशा उनका बोझ पीठ पर ढोते रहते हैं? वे घटकर अतीत हो जाते हैं, यही होना भी चाहिए। प्रिया मौन मुझे देख रही थी। प्रिया मेरा बेटा बहुत सुलझा हुआ है, फिर भी मैं नहीं चाहती कि किसी अनचाहे अतीत का काला साया मेरे बेटे बहू के जीवन को परेशान करे। आपकी भावना समझ सकती हूँ माँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बात का जिक्र मेरी ज़बान पर कभी नहीं आएगा। प्रिया अपनी मम्मी पापा से कहना, जब वे यहाँ आएंगे तो हम पहली बार मिल रहे होंगे, यह याद रखें। माँ आप बहुत महान हैं। भावुकता से प्रिया मेरे गले लग गई। प्यार से उसकी पीठ थपथपाकर मैंने कहा, अब ऋतिक को बुला लो प्रिया। प्रिया के साथ ऋतिक कमरे में आया तो उसके चेहरे पर कई प्रश्न साफ दिखाई दे रहे थे। तेरी प्रिया तेरी परीक्षा में पास हो गई। यह चाँद सी सुंदर लड़की मुझे बहू के रूप में पसंद। चाँद में तो दाग होता है माँ, ग्रहण लगता है, ऋतिक ने प्रिया को छेड़ते हुए कहा। चाँद उस ग्रहण के साथ ही तो पूर्ण होता है बेटा। वैसे ही हम सब अनेक अच्छाई और बुराई के पुतले हैं और हमें एक दूसरे को संपूर्णता में स्वीकारना होता है। प्रिया हम दोनों को हमारी कमियों के साथ स्वीकारेगी और हम दोनों भी प्रिया को उसकी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ स्वीकारेंगे। मैं तो माँ
मैं जानती हूँ तुम उसे छेड़ रहे हो। अच्छा, अब तुम दोनों रसोई से कुछ लाकर खिलाओ तो मुझे भूख लग रही है। उठते हुए प्रिया बोली, मैं लाती हूँ माँ। हाँ प्रिया, अपने मम्मी पापा से बोलना मुझसे जल्दी आकर मिलें और उन्हें यह भी बता देना कि मुझे शादी की जल्दी है। ऋतिक और प्रिया के चेहरे खिल उठे और दोनों मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चले गए। तो दोस्तों, ये थी प्रिया की कहानी। ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपकी दोस्त मिलती हूँ आपसे एक और नए किस्से, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।